पेपर सेट है 2024 का साइंस का, और इसमें क्वेश्चन 6 से लेकर 13 तक आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। अब पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। पीतल के बर्तनों में दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। बर्तनों में दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। खट्टे पदार्थ कौन हो गया, जैसे नींबू, दही भी खट्टा और नींबू भी क्या है, खट्टी, ये दोनों क्या खट्टे पदार्थ में आते हैं। अब पीतल का जो बर्तन है, पीतल का बर्तन देखें आप लोग यहाँ पे डायग्राम की मदद से कि ये पीतल का बर्तन हो गया, समझ में आ रहा तरीके। ये पीतल का बर्तन हो गया। अब ये पीतल का बर्तन जब भी अम्ल के साथ में, अम्ल इसके अंदर क्या डाला गया, दही या नींबू जब डाला गया तो इसके साथ में क्या करेगा, अवक्रिया, क्या करेगा, अवक्रिया करके ये क्या किसके साथ में अवक्रिया कर रहा है। पहला इसके अंदर क्या है, जिंक, दूसरा क्या है, कॉपर, तीसरा क्या है, तांबा। तीनों से ही क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। कौन, अम्ल। जब अभिक्रिया कर रहा है तो इसमें अभिक्रिया करके तीनों से क्या बन के आया, कॉपर के लवण। क्या बनेंगे, कॉपर के लवण बनेंगे। और ये कॉपर के जो लवण हैं वो कैसे हो जाएंगे, किसमें मिल जाएंगे, दही में, या भी जो नींबू है, नींबू का रस है या नींबू का पानी जो भी आप बना रहे हो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मिलके फिर कैसे हो जाते हैं, विषक, क्या हो जाएंगे, विषक। तो इसलिए क्वेश्चन है आपका कि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो पीतल से अभिक्रिया करके जिंक एवं कॉपर के तथा तांबे से अभिक्रिया करके कॉपर के लवण बनाते हैं जो कि विषाक्त होते हैं। इसलिए दही एवं खट्टे पदार्थों को तांबे एवं पीतल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन में आए, अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण बताइए। ये पिछली बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एकदम डालू, अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण बताइए। तो अम्लीय वर्षा में मतलब क्या हो गया कि अम्लीय, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अम्लीय को शुद्ध तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसे अम्ल, क्या हो गए, अम्ल। और वर्षा, बारिश। तो ऐसी बारिश जिसमें पानी के साथ में अम्ल भी मिक्स होके जमीन पर गिर रहे हो, क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा। अब ये हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि अम्लीय वर्षा या साधारण वर्षा, कैसे मालूम पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा दूध को अगर आप 1 लीटर दूध को नापेंगे तो किसमें नापेंगे, लीटर में। दूध को जब भी नापेंगे किसमें नापेंगे, लीटर में। अगर वहीं आप चीनी लेने आएंगे तो चीनी को किसमें नापेंगे, केजी में, किलोग्राम में। इसी प्रकार से जब भी हम कोई अम्ल या किसी चीज को नापते हैं तो उसका नापने का मान है पीएच। क्या है, पीएच मान। तो हम किससे नापेंगे, पीएच से। तो अब कितना पीएच मान होना चाहिए कि वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी, तो 5.6 कितना होना चाहिए, 5.6 पीएच मान होना चाहिए। किसका, बारिश का। तो अभी उत्तर क्या पूरा निकल के आया आपके सामने, अम्लीय वर्षा ज्वालामुखी विस्फोटों से, प्राकृतिक कारणों से, मतलब जो भी ज्वालामुखी फटते हैं तो उनसे क्या निकलेंगे, ज्वालामुखी निकल रहा है। ज्वालामुखी जब भी फट रहा है तो फटने के बाद में उनसे विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं। सबसे ज्यादा उनसे धूल मिट्टी और धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो कि आगे वायुमंडल में एक जगह एकत्रित हो जाती है। और एकत्रित होने के बाद में वहीं पे जब तक जमी रहती है, जब तक वर्षा ना हो। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें उस पूरे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी, धूल और भी विभिन्न प्रकार की गैस हैं उनको अपने साथ में मिलकर कहाँ पे ले आते हैं, जमीन पे। जब जमीन पे ले आएंगे तो क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा। अब ये तो हो गई प्राकृतिक। दूसरा है मानवीय। मानवीय जब देखा होगा कि आजकल चिमनी फैक्ट्रियां या बड़े बड़े ईंटों के जो ईंट है उनमें से बड़ी बड़ी चिमनियां लगी हुई हैं, उनमें से धुआं निकल रहा है। इतने वाहन हो चुके हैं कि इतना धुआं पॉल्यूशन होता जा रहा है। धूल मिट्टी जो भी नीचे से उड़ के जा रही है ऊपर, वो कहाँ पे इकट्ठी हो रही है, वायुमंडल में एकत्रित होती जा रही है। अब जब भी बारिश होगी तो बारिश के साथ में वो भी नीचे आएंगे। तो प्राकृतिक हो गया किसके द्वारा, हाँ प्राकृतिक किसके द्वारा होगा, अम्लीय वर्षा ज्वालामुखी के द्वारा। किसके द्वारा, ज्वालामुखी आदि के द्वारा। और मानवीय जो कि इंसान जानबूझकर वायुमंडल में फैला रहे हैं, CO2 गैस आदि, उनके द्वारा जो वर्षा होती है, कौन सी वर्षा कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। तो पूरा क्वेश्चन एक बार फिर पढ़े।
अम्लीय वर्षा, ज्वालामुखी विस्फोट जैसे प्राकृतिक कारणों से विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब होगा मानवीय गतिविधियां जैसे विनिर्माण और फैक्ट्रियां, वायुमंडल में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड एकत्रित होते हैं, तब ये पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित जल, ऑक्सीजन एवं अन्य रसायनों से प्रतिक्रिया कर अम्लीय प्रदूषण बनाते हैं, जो कि वर्षा जल के साथ घुल मिलकर जमीन पर अम्ल के रूप में आ जाता। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आता है, नींबू व चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार आए या ना आए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नींबू और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अभी नींबू को सबसे पहले अभी इसका पहले भी क्वेश्चन आया था, पीतल के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो नींबू क्या है? खट्टा है। नींबू का स्वाद कैसा है? खट्टा है। तो खट्टा इसका मतलब क्या है? अम्ल है उसके अंदर। अब अम्ल कौन सा अम्ल है? और ऐसे चींटी है, तो चींटी जब भी काटती देखा होगा आपने, देखा वैसे कभी काटती है चींटियां, लेकिन लाल चींटी देखी सभी ने? जब लाल चींटी काटने के बाद वहां पर ददूरा पड़ जाता है, छोटा सा पड़ जाता है, दाने हो जाते हैं। तो वो दाना किसमें? उसके डंक में जो उसने काटा था, तो डंक है, डंक में क्या था? जहर है। जहर का मतलब अम्ल, कोई ना उसके अंदर क्या है? कोई अम्ल है। तो देखते हैं कौन सा अम्ल है। तो पहले आया नींबू में। नींबू में सिट्रिक एवं साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के अंदर कौन सा? सिट्रिक एवं साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में आता है आपका चींटी के डंक में। तो चींटी के डंक में मेथनाइल अम्ल और फेर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन से? दो अम्ल उसके अंदर ही पाएगा, दो अम्ल इसके अंदर ही पाएगा। तो बात समझ में आ गई इतनी? हाँ, तुम्हारे किसके समझ में नहीं आई? बात समझ में आई? देखो, नींबू के अंदर कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल एवं साइट्रिक अम्ल, दो अम्ल होगा नींबू के अंदर। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है? चींटी के डंक में जो अम्ल है वो मेथनाइल अम्ल और दूसरा है फॉर्मिक अम्ल। तो ये दोनों में दो अम्ल पाए जाते हैं, दोनों अम्ल इस प्रकार से। अब समझ में आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन? हटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, लिखिए। ईंधन के रूप में, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही बहुत अच्छा है। हाँ, कैसे करोगे उपयोग बताइए? अल्कोहल का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, बताइए। पहले बात तो ईंधन होता क्या, हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ईंधन की बात हो रही है वो बात हो रही है हमारी मोटर गाड़ियों में चलने वाले, कारखानों में चलने वाले, फैक्ट्रियों में जो जलाया जाता है ईंधन, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे बात की जा रही है पेट्रोल की। प्रश्न 9। तो इसमें पेट्रोल छोड़े, अभी मैं आपको कैसे समझाता हूं। देखो, जो हमारे लिए हमारा ईंधन है पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ की बात हो रही है। पेट्रोलियम पदार्थ में पेट्रोल या डीजल, तो हमारे यहाँ 80% जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ है वो कहां से आता है? दूसरे देशों से भारत में मंगाया जाता है। 20% भारत में ही है, बाकी 80% उपयोग के लिए भारत में मंगाते हैं। अब जब भारत से मंगाते हैं तो भारत में मंगाने में क्या हो रहा है? भारत का जो पैसा कहां पे जा रहा है? विदेशों में जा रहा है। तो उस पैसे को बचाने के लिए भारत सरकार ने एक नया उपयोग कर रही है, जिसके लिए उसमें कुछ मिलाया जा रहा है। अब मिलाने के लिए देखो, अभी राजस्थान में प्रोटेस्ट भी चल रहा है इसके। वहां पे एक फैक्ट्री लगाई जा रही थी और उस फैक्ट्री में यही बनाना था। क्या बनाना था? एल्कोहल ही बनाना था। और वो एल्कोहल बनके किसके अंदर मिलाया जाना है? किसके अंदर? ईंधन के रूप में पेट्रोल के अंदर मिलाया जाना है। तो इसे मिलाने के लिए पहले 20% मिलाया जा रहा है, और अभी इसकी जो प्रोसेस चल रही है, तो वो प्रोसेस चल रही है कि इसे मिला के 40% कर दिया जाए। अगर 40% कर देंगे तो क्या होगा? 40% करने के बाद तो 40% बाहर से हमारे देश में क्या नहीं आएगा? पेट्रोलियम पदार्थ कम आएगा।
और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। तो इसका जो आपका एल्कोहल, अब इसमें ईंधन के रूप में उपयोग किस प्रकार से करें? तो ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए एल्कोहल का सबसे पहले क्या किया जाता है कि जितने भी हमारे खाद्यान्न पदार्थ हैं, जैसे कोई भी आप कोई सा भी मक्का, जौ, बाजरा, चावल, और सबसे बड़ी बात चीनी। चीनी किससे बन रही है? गन्ने से, गन्ना। अब इनको क्या किया जा रहा है कि इनको जो इनसे निकल रहा है, जो भी निकाल के क्या बनाना चाह रहा है? एल्कोहल। जब इनसे निकाल के एल्कोहल बनाना जा रहा है तो वो एल्कोहल किसमें मिला दिया जाएगा? पेट्रोल के अंदर। और पेट्रोल के अंदर मिलाने के बाद में पेट्रोल का ही काम करेगा। किसका काम करेगा? पेट्रोल का ही काम करेगा। इसीलिए आपका क्वेश्चन है कि ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, लिखिए। एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल देता है। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, अगला ले लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया जो प्रकाश ये कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण है? नहीं, देखो जिस प्रकार से मानव जीवन रहने के लिए क्या करता है? भोजन खाता है। भोजन खा रहा तभी तो उसे ऊर्जा मिल रही है। अगर भोजन खाना बंद कर दे तो ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी। 10 से 15 20 या महीने में उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो भोजन है वो किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। अब पेड़ पौधे अपना जो भोजन करते हैं वो भोजन किसके द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। अब आपने देखा होगा वायुमंडल में जितना भी आपको वायुमंडल है, और वायुमंडल में आप यहाँ पे अपन जीवित हैं। कैसे जीवित हैं? अभी भी सांस ले रहे हो ना? हाँ, ले रहे हो ना सांस अभी। तो आप जब सांस ले रहे हो तो क्या ले रहे हो? O2। क्या ले रहे हैं हम? O2। ये इस जी में तो देखो हम क्या ले रहे हैं? O2। जब हम O2 ऑक्सीजन ले रहे हैं तो छोड़ क्या रहे हैं? हाँ, चलो क्या छोड़ रहे हैं? CO2। क्या छोड़ रहे हैं? CO2 छोड़ रहे हैं और O2 ले रहे हैं। अब ये CO2 अगर इतनी हो जाए वायुमंडल में कि इसे कोई उपयोग में ना ले तो ये ज्यादा हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? रहना ही मुश्किल हो जाएगा पृथ्वी पर। तो इसे भी खाने के लिए इससे कौन ले रहा है? पेड़ पौधे। कौन लेता है? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे जब इसे लेते हैं तो छोड़ते क्या है? O2। CO2 उन्होंने ली और O2 छोड़ दी। अब यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में होती है। जब कोई पेड़ जमीन से क्या लेता है? जमीन से उसने जमीन से क्या लिया? पोषक तत्व। जमीन से क्या लिया? पोषक तत्व प्लस जल। जड़ों को कहते हैं रूट्स। जो जड़ें क्या करती हैं जमीन से? जितने भी पोषक तत्व है कहां से लिए? पेड़ पौधों ने जमीन से। कहां से ले लिए? जमीन से ले लिए। और क्या ले लिया? पानी ले लिया। अब उसने वो कहां पे पहुंचाया? पेड़ के जो भी पेड़ है सभी में क्या पत्ते हैं? सभी उसमें पहुंचा दिया उसने पत्तों में। पत्तों में आपने देखा होगा छोटे बहुत बारीक आपको छेद से दिखाई देंगे। आर पार नहीं होते, जैसे अपने जो रूमें होते हैं शरीर में, तो रूमें होते हैं तो जब भी गर्मी पड़ती है पसीना निकलता है, शरीर के अंदर से पानी निकल रहा है वो। अब इसी प्रकार से जो निकल रहा है तो अभी वो हमारे रूम में कहीं दिखाई दे रहा है हमें कि इसमें कहीं छेद है, पर है तो सही। इसी प्रकार से पत्ते होते हैं। पत्ते क्या करते हैं कि पत्ते वायुमंडल से क्या लेंगे? CO2। क्या लेंगे? CO2। और उसके बाद में किसको दे देंगे? पेड़ को। दूसरा चीज कब तक एक प्रकाश संश्लेषण होता कब है? तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब हो गया प्रकाश। प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से। जब तक सूरज की रोशनी पृथ्वी पर है तब तक ही पेड़ पौधे
क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की कार्रवाई करते हैं, मतलब अपना भोजन बनाते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो अपना खाना नहीं बनाएंगे। जैसे रात में पेड़ पौधे खाना बनाते हैं क्या, नहीं बनाते, खाते वो क्या करते हैं, और रात को क्या छोड़ेंगे, इसका उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा। रात में ये छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद में ये कुछ भी नहीं करते, इसलिए रात को कहा जाता है, हमारे पूर्वज कहते थे कभी भी रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। हाँ कुछ पेड़ हैं जो ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं रात को, जैसे हाँ दादा पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। तो प्रकाश मिल गया, प्रकाश के साथ में क्या मिल गया, CO2। प्रकाश और CO2 कहां से मिल गया, प्रकाश मिल गया सूरज से, CO2 वायुमंडल में है ही कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को पेड़ के पत्तों ने लिया, रूट्स ने जमीन से जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं जो भी उनको आवश्यकता है वो लिए, और पानी तीनों ही सभी को मिला के कार्रवाई जो हुई, क्या कार्रवाई कहलाई, प्रकाश संश्लेषण कहलाई। अभी लिखना है, कैसे लिखेंगे, सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे की बात हो रही, सूख गया उसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जितने हरे पौधे परिणाम स्वरूप की जो भी, हाँ बात तो हरे बात किसकी हो रही है कि हरे पौधे ने पत्ते होंगे वही तो जीवित होगा, नहीं तो किस लिए जीवित होगा। तो जितने भी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से सूर्य से क्या लेते हैं, प्रकाश। सूर्य से क्या लिया, मैंने क्या लिखा है, सूर्य से क्या लिया, प्रकाश लिया। सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या ले लिया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एवं जल का उपयोग, जल देखो नीचे लिखा हुआ है, जमीन का मिल गया उसका जल, तो जल का भी उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस एक सह उत्पादक के रूप में प्राप्त होती है। अब जब ये प्रक्रिया चल रही है तो हमें क्या प्राप्त हो गया, देखो O2 प्राप्त हो रहा है, O2 प्राप्त हो गया, देखो ये इस प्रक्रिया में पूरे में क्या प्राप्त हुआ, हमें O2 प्राप्त हो गया, और इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया, मिटा दो क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ बेटा पेपर आने वाले, अभी तो तुम ध्यान दे रहे हो, नहीं तो कहां ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण, जो भ्रूण है वो पोषण किस प्रकार से मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है इसका। देखो अब जो माँ के पेट में जो बच्चा है, उस बच्चे को क्या बोलेंगे, उसे भ्रूण, क्या बोलेंगे, जब तक पेट में क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। और वो भ्रूण, उसे भी जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, खाना, बिना खाना खाए भैया कोई नहीं जीवित रह सकता है, क्या चाहिए उसे, खाना। अब खाना माँ के पेट से कहां से, अभी उसके तो पेट में खाना खाएगा कैसे, कैसे खाएगा खाना, तो खाना खाने के लिए उसे क्या, कहां से मिलेगा खाना, कौन देगा, हाँ कौन देगा ना? माँ के जब पेट में बच्चा, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब खेती करते हैं तो खेती करने के लिए अपनी बीज बोया, सपोज करो कि आपने गेहूं बोए, तब जब गेहूं बोया तो पहले क्या था, वो दाना था दाना, 2 से 3 दिन में उसमें से जो पुला निकल रहा है पुला, उसे क्या बोलते हैं, अंकुर, क्या बोलते हैं, अंकुर। अब जो अंकुर निकल रहा है, तो जब अंकुर निकल, जब तक वो अंकुर निकल रहा है, जब तक वो अपना खाना कहां से बना रहा है, उस बीज से ही बना रहा है अंकुर। किससे बना रहा है, जो बीज के अंदर जितने भी पौष्टिक जो भी तत्व हैं उससे ही वो अपना खाना बना रहा है। जब वो बाहर निकल आता है, जमीन से जब बाहर निकल आता है, तब वो खाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाना शुरू कर देता है, उससे पहले उसी बीज से बना रहा था। इसी प्रकार से जब तक भ्रूण माँ के पेट में, जब तक वो खाना किससे बनाता है, माँ के शरीर से ही खाना बनाता है। और इसे बनाने के लिए उसके एक, आप अपने आम भाषा में कहते हैं नाड़ा, आम भाषा में क्या कहते हैं, नाड़ा, वो नाड़े से जुड़ा रहता है उसका शरीर, और इसे जो नाम दिया गया उसका नाम है प्लेसेंटा। क्या नाम है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के द्वारा अपनी आम भाषा में कहते हैं, तो नाम है प्लेसेंटा, और उसे आम भाषा में नाड़ा। तो ये प्लेसेंटा के द्वारा क्या करता है, पूरा खाना बनाता है, और पूरा खाना उसी के द्वारा वो खाना खाता है। ऑक्सीजन जो भी कार्बन सब किसके द्वारा लेता है, प्लेसेंटा के द्वारा। जब भी बाहर आता है बच्चा, जब भ्रूण बाहर आता है तो उसके साथ में नाड़ा माँ के साथ में जुड़ा ही रहता है। फिर उस नाड़ा जुड़ा रहता है, तो जब तक जुड़ा है तब तक क्या है, माँ उसको पोषण दे रही थी। अब क्या कर देंगे, नाड़े को काट देंगे। जब नाड़ा काट दिया तो उसे भोजन
स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? कभी देखते हैं अभी इसकी विज्ञान। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के शरीर से होता है, इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह माँ के भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की आपूर्ति माँ के रक्त से करता है। हो गया क्लियर? अब अगला क्वेश्चन आ जाओ। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते कारण लिखिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते कारण लिखिए। वेरी गुड, इनको भी चमकना चाहिए। हाँ देखिए, जो आपके ग्रह, अभी यहां पर ग्रह बना लेता हूं, मान लेते हैं पृथ्वी। हम कहां पे हैं? पृथ्वी पे। दूसरा सूर्य, जो अपने काम के वही बनाएंगे। तीसरा चंद्रमा। ये सभी हैं, वो उनके नाम नहीं लिखते हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा। ये लो, अभी ये सभी ग्रह हैं। अब आप देखो सूरज को देख सकते हो, सूरज का टिमटिमा आता दिखाई दिया है क्या? नहीं दिया हुआ। आता है जब तुम रोशनी भी गिरता है, और सुबह सुबह आपकी जब ज्यादा धूप नहीं रहती तब उसे बड़े आराम से देख सकते हैं। चंद्रमा रात को दिखाई देता है, टिमटिमाता है क्या? नहीं। पर तारे क्यों टिमटिमाते हैं? कहने का अर्थ यह है कि ग्रह नहीं टिमटिमा रहा है, तो हमें और भी दिखाई देते हैं तारे क्यों टिमटिमा पाएगा। तो जो भी हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा में ग्रह पृथ्वी के क्या है? नजदीक है। ग्रह पृथ्वी से क्या है? नजदीक है। और इनकी दूरी नापने के लिए उपयोग किया जाता है प्रकाश वर्ग। प्रकाश वर्ष किसमें दूरी नापी जाती है? प्रकाश वर्ष में दूरी नापी जाती है। अब जब ये सभी क्या है, जितने भी ग्रह हैं वो किसके हैं? पृथ्वी के नजदीक हैं। तो ये हमें नजदीक होने के कारण टिमटिमाते नहीं दिखाई देते हैं। किंतु जो जितने भी तारे हैं वो तारे करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। कितने हैं? करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं। अब जब कोई चीज दूर खड़ी होगी तो देखा होगा आपने, कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो तो छोटा सा बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, पुतला सा दिखाई देता है, और कोई नजदीक हो तो बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देगा। तो इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते क्योंकि ग्रह पृथ्वी के नजदीक है, और जितने भी आपके तारे हैं वो क्या है? पृथ्वी से बहुत दूर है, जिसे प्रकाश वर्ष में नापा जाता है, करोड़ों वर्ष दूर है, जिस वजह से वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जब हम इसे लिखेंगे तो लिखने के लिए सेम यही रहेगा जो भी बताया हमने। और फिर भी अगर आपको सही लिखना है तो देखो, ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते हैं, इसलिए उनमें उनसे आने वाली प्रकाश की किरणों को विभिन्न बदलती संगमता वाली वायुमंडल की परतों में नहीं गुजरना पड़ता तथा उनके प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलती है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। हो गया क्वेश्चन? ठीक है, आए चक्कर तो बाद में आएंगे, इतना थोड़ी था, इसी क्वेश्चन को समझो। अगला है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, तो लिख लेते हैं। पहला पद कौन सा है? खनिज। पहला पद कौन सा है? खनिज। वेरी गुड। दूसरा कौन सा है? अयस्क। तीसरा कौन सा है? गैंड। देखो पहले आते खनिज पे। खनिज क्या होते हैं? खनिज जो भी हम खनन करते हैं प्राकृतिक तरीके से, प्रकृति जो हमें दे रही है, हम खनन करते हैं तो क्या कहलाएगा? खनन करने के बाद जो पदार्थ मिला क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। अब खनिज मिलते कहां से? प्रकृति से। कहां पे मिलना है? प्रकृति ने दिए हैं हमें। अब जब प्रकृति ने हमें दिए हैं तो इनके बाद में जब खनन कर लिया हमने, खनन कर लिया, खनन करने के बाद में वो हमारे पास में आ जाते हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? पहले हेडिंग डाल देंगे, पृथ्वी से प्राप्त वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातुएं या अनेक यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं खनिज कहलाते हैं। मतलब पृथ्वी से हमें प्राप्त
विभिन्न प्रकार के योग जिसमें यौगिक समायुक्त हों या जो भी चीजों जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब किसके अंदर आते हैं? खनिज पदार्थ के अंदर आते हैं। तो ये जब हमें कहां से प्राप्त होते हैं? जमीन से। कहां पर? जमीन के अंदर से प्राप्त हो रहा है। तो जमीन के अंदर से क्या करेंगे? खनन करेंगे। तो क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे। नंबर 2 आता है अयस्क। क्वेश्चन भी आता है लोह अयस्क। लोह क्या है? जैसे लोह अयस्क निकाले कुछ लोह अयस्क क्या है, तो इसे अभी कैसे लिखेंगे? ऐसे खनिज जिनमें धातुएं या धातुएं आसानी से तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। तो ऐसे खनिज पदार्थ देखो है तो ये भी खनिज ही, अयस्क भी क्या है? खनिज का ही हिस्सा है। ऐसे पदार्थ जो कि हमें बड़े आसानी से मिल जाएं और उनका आसानी से हम क्या कर सकें? दोहन कर सकें, अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, उदाहरण के लिए लोहा। तो ये भी क्या करते हैं? खनन करके प्राप्त होते हैं। लेकिन खनन में ऐसा नहीं है कि मतलब खनन ऐसा है कभी जैसे आप मान लो कि हीरे का उसमें खनन कर रहा है, हीरे की खान में, तो कई 2-3 किलोमीटर तक भी अंदर खनन करते हैं। लेकिन लोहे का खनन कर रहे हैं तो इतने अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कहलाएगा? अयस्क। अगला आता है गैर। तो ये क्या होता है? जो हमें धूल, मिट्टी, रेत आदि पदार्थ जो बच जाता है खनन करने के बाद में, खनन करने के बाद में जो भी बच जाता है क्या कहलाता है? गैर कहलाता है। समझ में आता है? तो इसे अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरे को दोबारा रिवीजन करवाएंगे, इसके आगे वाला करवाएंगे।